तो देखो बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लास्ट क्लास में हुआ था हमारा फिजिक्स में, थर्सडे वाली क्लास में हुआ था, सैटरडे वाली क्लास की हुई थी, तो आज वाली क्लास हो रही है वही सैटरडे के लिए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तक हमने छोड़ा था, तो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कैसे, गैल्वेनोमीटर को हम कैसे एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उनके बारे में भी हम समझेंगे। पहले एक बार मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जल्दी से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन देखो कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन देखोगे तो इसमें मैग्नेट होती है बेटा। जो मैग्नेट होती है वो इस तरीके से, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो मैग्नेट ऐसी है, ये हॉर्स शू मैग्नेट इस तरीके से होती है, ये ऐसी मैग्नेट होती है। और ये मैग्नेट का जो है ये नॉर्थ पोल होता है, और ये मैग्नेट का जो होता है वो साउथ पोल होता है। ठीक है, इस तरीके से है। तो हमारी कॉइल इसके बीच में होती है, हमारी जो कॉइल है वो इसके बीच में होती है। जो रेक्टेंगुलर कॉइल आप लटकाते हो वो इसके बीच में होती है। ठीक है, तो अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये एक परमानेंट मैग्नेट थी। ठीक है, हॉर्सशू शेप में। तो हॉर्स शू शेप की एक परमानेंट मैग्नेट थी, फ्रंट से देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो कई बार हॉर्स शू भी लगाते हैं, कई बार दूसरी भी लगा देते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की लगी होती है, मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे गैल्वेनोमीटर होते हैं। तो ऐसे समझो, ये आपका नॉर्थ पोल होता था, ये आपका क्या होता था बेटा, ये साउथ पोल होता था मैग्नेट का। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये साउथ पोल हो गया, मैग्नेटिक साउथ हो गया। ठीक है, इस तरीके से है। अगर हम वैसे देखें, मैंने आपको बताया था 3D में अगर देखोगे तो इस तरीके की मैग्नेट होती है, इस तरीके का होता है। 3D ऐसे होता है ये, 3D में देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा ये। ठीक है, और इसको भी देखोगे तो ये ऐसे होता है, ये इस तरीके का होता है। तो 3D में देखोगे तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, ये एक तरीके का सेमी सर्कुलर होता है, ताकि क्या हो, रेडियल फील्ड आ जाए। कैसा फील्ड आ जाए, रेडियल फील्ड आ जाए। तो 3D के लिए तो तुम्हें अभी 3D तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें 3D नहीं बनाना, तुम्हें एकदम सिंपल डायग्राम ही बनाना। तुम एकदम सिंपल डायग्राम बनाओ। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया बेटा, ये मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। और इसके बीच के अंदर जो है, इसके बीच में एक कॉइल सस्पेंडेड होती है, सस्पेंडेड भी होती हो सकती है, पाइवोटेड भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पाइवोटेड होगी तो वो रोटेट कर सकती है, जैसे हम हमारी गर्दन होती है, तो ये जैसे ये जॉइंट होता है पाइवोटेड है तो रोटेट कर सकती है, फ्री है रोटेट करने की। तो पाइवोटेड टाइप भी होता है, सस्पेंडेड टाइप भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नॉर्थ में, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। इसके अंदर ये आपकी एक कॉइल होती है, कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है, इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स होती है। ये जो बीच में मैंने बना दी है रेक्टेंगुलर कॉइल है, और रेक्टेंगुलर कॉइल है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स होती है, n नंबर ऑफ टर्न्स होती है, n नंबर ऑफ टर्न्स होती है। ठीक है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर होता है, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर लिपटी हुई होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है ये क्या होता है बेटा, ये सॉफ्ट आयरन है। क्या है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। उसके ऊपर ये लिपटी हुई होती है, यानी ऐसे है, एक सिलेंडर है ऐसे, ये जो बना होता है सिलेंडर, इस सिलेंडर सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, और इस पे हमारी जो है, इस पे हमारी जो कॉइल है वो लिपटी हुई होती है। तो ऐसे ही इस पे हमारी कॉइल ऐसे लिपटी हुई होगी। ये ऐसे सिलेंडर पे ऐसे लिपटी हुई होती है, तो ये हमारी कॉइल होती है, और ये सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर में लिपटी हुई है। ठीक है, ये बीच में सॉफ्ट आयरन का क्या है, सिलेंडर है। सॉफ्ट आयरन का क्या है, सिलेंडर है। और कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है भाई, इसकी n नंबर ऑफ टर्न्स है। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। इसका नाम देना है तो नाम दे सकते हो, इसका नाम दे देते हैं, मान लो नाम है P Q R और S। P Q R और S, ये आपने इसका नाम दे दिया। ठीक है,
ये ऐसे बीच में क्या होती है, पाइवोटेड है। पाइवोटेड का मतलब ये एक एक्सल होता है, ये एक एक्सल होता है, और ये एक्सल जो होता है, इस एक्सल पे घूम सकती है, इस एक्सल पे घूम सकती है। जब इस पे टॉर्क लगेगा, कैसे भी लगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, अगर इस पे टॉर्क लगेगा तो आपको पता है इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क ऑन इट, ठीक है, व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो वो अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, ठीक है। तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। इधर आ जाते हैं, अब हम देखते हैं, इसका नाम हमने दे दिया PQRS। एस साउथ पोल के लिए तो इसको एस नहीं S1 बोल देते हैं भाई, साउथ पोल के लिए हमने डिनोट कर रखा है ना एस के लिए, तो इसको S1 बोल दिया। अच्छा, इसके नीचे जो लगी होती है, इसके नीचे जो लगी होती है, तो इसके नीचे ये आपका एक्सल होता है, क्या होता है, एक्सल है, ठीक है। ये वैसे फॉस्फोर ब्रोंज का बना होता है, और इसके नीचे स्प्रिंग लगी होती है, ये आपकी स्पाइरल स्प्रिंग होती है। कैसी स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, तो स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये आपकी सिलेंडर था, सिलेंडर का टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू देखो, और ये कॉइल इस पे लिपटी हुई थी, कितने टर्न की थी, एन नंबर ऑफ टर्न की ये कॉइल थी। और यहीं पे, और ये पाइवोटेड है, और ये फ्री है क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए, क्लॉकवाइज भी कर सकती है टॉर्क लगने पे, अगर क्लॉकवाइज लगेगा तो, और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकती है ये, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगता है तो, ठीक है। तो आपको पता है अगर क्या होगा, और यहाँ पे पॉइंटर लगा होता है, ये पॉइंटर लगा होता है, और यहाँ पे रीडिंग होती है, ये रीडिंग होता है, ये स्केल होता है, ये रीडिंग होती है, स्केल होता है। आपको पता है जैसे ही क्या होगा, अभी मान लो जीरो पे है, अभी मान लो क्या है, जीरो पे है, जीरो एंड है, ठीक है, 0 एम्पियर की बात हो रही है। तो जैसे ही इस पे टॉर्क लगेगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या कर जाएगा बेटा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, कॉइल डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्योंकि पहले ही हमें पता है प्रिंसिपल ही यही है कि करंट कैरिंग कॉइल क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है अपने ऊपर, ठीक है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो वो टॉर्क की वजह से, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर गई तो पॉइंटर उधर चला गया, पहले पॉइंटर इधर था भाई, अब उधर चला गया पॉइंटर, तो एक एंगल बना लिया ना उसने, पहले तो पॉइंटर इधर था, अब वो उधर डिफ्लेक्ट करके चला गया, तो कितना एंगल बना लिया, मान लो थीटा एंगल बना लिया, ठीक है। तो मान लो ये 1 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, इस तरीके से है। तो डिफ्लेक्शन से आप क्या मेजर कर सकते हो, करंट मेजर कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो, करंट मेजर कर सकते हो। तो कोई आपसे पूछेगा प्रिंसिपल, तो एकदम सिंपल शब्दों में बोलोगे कि इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, कि करंट कैरिंग कॉइल क्या एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई हो तो, ठीक है। इसमें देखते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन में ये दो परमानेंट मैग्नेट होती है, नॉर्थ और साउथ होती है, और PQRS1 आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, और जो किस पे लिपटी हुई होती है, सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर पे लिपटी हुई होती है, और ये कॉइल या तो सस्पेंडेड होती है या पाइवोटेड होती है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ टू साउथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ध्यान देने वाला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, पर एक स्पेशल टाइप का होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपकी एक स्प्रिंग होती है, तो ये आपकी क्या है, एक स्प्रिंग है, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग होती है, ऐसी स्प्रिंग होती है, स्पाइरल स्प्रिंग होती है, ठीक है। और इसके ऊपर ही मैंने बता रखा है क्या लगा होता है, पॉइंटर लगा होता है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ही, मतलब अगर ऊपर से देखे तो यहीं पे ये पॉइंटर लगा होता है, ये इस तरीके से पॉइंटर लगा होता है, ठीक है। अगर थोड़ा ऊपर हम देख ले तो ये है। तो और यहाँ पे हम टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं ताकि उसमें से करंट फ्लो कर सके। तो इनको करंट फ्लो कराने के लिए एक यहाँ पे टर्मिनल बना दिया मैंने, ये यहाँ से कनेक्ट करके, कई बार स्प्रिंग से ही कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्प्रिंग जो है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है, ये डेलिकेट स्प्रिंग होती है पर होती इलास्टिक मटेरियल की होती है, क्या परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल फॉस्फोर ब्रोंज की बनी होती है।
और ब्रोंज आपको पता है अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नहीं कनेक्ट करना तो कई बार यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, कॉइल के इस एंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ से ही कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये कौन सा टर्मिनल होता है बेटा, T1 टर्मिनल है, जहां से वायर कनेक्ट करोगे। ये कॉइल इस पे क्या होती है, ये पाइवोटेड होती है, ऐसे इस पे पाइवोटेड है या सस्पेंडेड है, ताकि ये फ्रीली क्या कर सके, ट्विस्ट कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके, रोटेट कर सके। ठीक है, और यहाँ इससे हमने दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, मान लो ये टर्मिनल जो हो गया, ये टर्मिनल आपका क्या हो गया, T2 टर्मिनल। क्या है, T2 टर्मिनल। तो अब आ जाते हैं, आप देखो क्या है, हर एक के अपने अपने रोल होते हैं। कोई आपसे ये पूछे कि ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर क्यों डाला है, तो ये सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर का क्या काम होता है। तो सॉफ्ट आयरन का जो सिलेंडर होता है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प करता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा ये है टू इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है कॉइल के आसपास ज्यादा हो। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन का जो सिलेंडर होता है, ठीक है, और एक और कारण से ये डालते हैं हम। ठीक है, जब आपका इक्विलिब्रियम आता है, जब आपका इक्विलिब्रियम आता है, तो जो कॉइल ऑसिलेट ना करे, मतलब उसके ऑसिलेशन जो है वो अनडैम्प्ड ना रहे, उसके ऑसिलेशन अनडैम्प्ड होंगे तो पॉइंटर ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। एक्चुअली इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाते हैं, तो पॉइंटर, अगर ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर नहीं होगा तो कॉइल क्या करेगी, वहां पे वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, तो पॉइंटर भी ऑसिलेट करेगा, तो आप रीडिंग नहीं ले पाओगे। तो उस ऑसिलेशन को डैम्प्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, डैम्प्ड करने के लिए, ताकि ऑसिलेशन रुक जाए और आप रीडिंग आसानी से ले पाओ, इसलिए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डालते हैं। तो वैसे सबसे मेन पर्पज सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का क्या होता है, इसका ये यूज पूछते हैं, क्यों सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हम, यानी जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल होती है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्यों यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर सॉरी, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हम 3 वजह से यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर हम 3 वजह से यूज करते हैं। पहला कारण है कि सॉफ्ट आयरन जो सिलेंडर होता है, जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन होती है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसमें हेल्प करती है। दूसरा कारण है कि सॉफ्ट आयरन की जो सिलेंडर होता है, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास कर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सॉफ्ट आयरन में से ही पास करेंगी, जिससे जो ये हमारी PQR S1 जो कॉइल है, जो हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। तो टू इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड, टू इंटेंसिफाई द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द रेक्टेंगुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंक्रीज करने के लिए, किसके आसपास, कॉइल के आसपास। तीसरा काम क्या होता है सॉफ्ट आयरन का, तो सॉफ्ट आयरन का जो तीसरा काम होता है वो ये होता है कि जो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ऑसिलेशन अनडैम्प्ड नहीं होने चाहिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे तो पॉइंटर ऑसिलेट करता रहेगा, तो रीडिंग नहीं ले पाओगे। तो रीडिंग लेने के लिए, यानी कॉइल ऑसिलेट ना करे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, उसका ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाना चाहिए। तो सॉफ्ट आयरन की जो कोर होती है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, ये क्या करता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन कर देता है, यानी ऑसिलेशन को डैम्प कर देता है, रोक देता है, ताकि पॉइंटर रुक जाए इक्विलिब्रियम पे और आप रीडिंग आराम से ले लो। तो ये 3 कारण है, आप पढ़ोगे छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ऐसे, सॉफ्ट आयरन का क्या कोर होता है, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन का क्या कोर होता है, ये सब ऐसे आते हैं। रेडियल फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताया था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही थी, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। जो ऐसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो ऐसे होता है, ये आपका टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसे होगा। तो ये आपकी ये है, ये कौन सा पोल है भाई, ये नॉर्थ पोल है, ऐसे देख लेते हैं। इस तरीके से ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, यही होता है।
इसके अंदर ही आपका क्या होता है बेटा, इसके अंदर ही आपका ये सिलेंडर होता है, इसके अंदर ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर आपको मैंने पहले बता दिया, ये सिलेंडर है। ये टॉप व्यू देख रहे हैं, वैसे तो सिलेंडर ऐसे होता है, लेकिन आप सिलेंडर का देख क्या रहे हो, आप सिलेंडर का टॉप व्यू देख रहे हो। अरे सिलेंडर का क्या देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो। तो ये आपका सिलेंडर टॉप व्यू में देख लिया हमने, ठीक है। ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पे आपकी कॉइल लगी होती है। तो ये आपकी कॉइल लिपटी हुई है, ठीक है, ऐसे कॉइल लिपटी हुई है। कितनी टर्न्स की हैं, कई टर्न्स है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। तो n जो हो गया, स्मॉल n लिया है मैंने। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। ये कॉइल फ्री है, सस्पेंडेड होगी या पाइवोटेड होगी, ठीक है। फ्री है क्या करने के लिए, रोटेट करने के लिए। जब कॉइल में से करंट जाएगा तो कॉइल किसके अंदर पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा बेटा, नॉर्थ टू साउथ। अरे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा बेटा, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, पर अभी इसमें करंट नहीं है, यानी ये करंट कैरिंग कॉइल नहीं है। कॉइल तो है, लेकिन जैसे ही इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई, तो क्या एक्सपीरियंस करेगी बेटा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। तो अभी मान लो पॉइंटर यहाँ पे, ये रहा पॉइंटर, ये पॉइंटर रहा, और ये जो है ये स्केल हो गया आपका। तो ये स्केल है, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे ही जो प्रिंसिपल था वो यही था कि जैसे ही करंट कैरिंग, जैसे ही कॉइल में से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो वो अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। उसकी वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, रोटेट कर जाएगी। तो करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क ऑन इट व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये घूम जाएगा। तो घूम जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मान लो जब इसमें से करंट जाएगा कॉइल में से, जब कॉइल में से करंट जाएगा तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा, तो कॉइल घूम जाएगी। तो कॉइल गोल गोल क्यों नहीं घूमने लगी, मोटर की तरह क्यों नहीं घूमने लगी गोल गोल। तो उसका कारण है, अगर स्प्रिंग नहीं लगी होगी ना, अगर ये स्प्रिंग नहीं होगी तो कॉइल तो गोल गोल घूमने लगेगी, एकदम मोटर बन जाएगी बेटा वो, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग है, तो जब कॉइल घूम जाएगी तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि पहले ये वाली ऐसे स्प्रिंग थी। जब वो घूम जाएगी तो स्प्रिंग थोड़ी सी क्या कर जाएगी, स्प्रिंग कर जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, ट्विस्ट कर जाएगी ऐसे, ठीक है। और उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जहां बैलेंस कर देगा वहीं इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसलिए मोटर नहीं बनती है, एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के बाद जहां पे भी रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर दे, वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो कॉइल घूम गई तो ऑब्वियस सी बात है, कॉइल पे क्या लगा था भाई, पॉइंटर लगा था, तो पॉइंटर भी घूम गया ना। क्या घूम गया, पॉइंटर भी घूम गया। आपको क्या मिल जाएगा, पहले इधर था पॉइंटर, अब उधर चला गया, आप रीडिंग ले गया, जीरो था तो मान लो यहाँ 2 एम्पियर है या 2.5 एम्पियर है, तो ये रीडिंग से आप क्या पता लगा सकते हो, आप करंट मेजर कर सकते हो। आते हैं अब इसमें, तो ये तो कंस्ट्रक्शन बताया मैंने, प्रिंसिपल बताया। कंस्ट्रक्शन आप सीधा ही लिख दोगे कि दो मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। PQRS1 जो है ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जो n नंबर ऑफ टर्न्स की होती है, और ये किस पे लिपटी हुई होती है, एक सॉफ्ट आयरन के कोर पे ये लिपटी हुई होती है। और ये कॉइल जो होती है वो फ्रीली सस्पेंडेड होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ये पाइवोटेड होती है, और इसके नीचे एक स्प्रिंग लगी होती है जो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की बनी होती है, जैसे कि फॉस्फर ब्रोंज की स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। और कॉइल के दोनों एंड जो है टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं, T1 और T2 से। कॉइल के जस्ट ऊपर एक पॉइंटर लगा होता है जो क्या करता है, जब कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर भी रोटेट करेगा, जो रीडिंग देगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमने देख ही लिया। प्रिंसिपल हमने देखा कि करंट कैरिंग कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, जिसकी वजह से कॉइल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो हम डिफ्लेक्शन मेजर करके क्या मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम देखते हैं वर्किंग में, थोड़ा सा मैंने बताया था थ्योरी में तो आप लिख ही दोगे। थ्योरी में क्या लिख दोगे कि भाई ये T1 टर्मिनल था, और ये कौन सा टर्मिनल था, T2 टर्मिनल था। मैंने मान लो एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से। मान लो हमारे पास डीसी सोर्स ही है, तो इसमें क्या फ्लो करने लग जाएगा भाई, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, तो इसमें से करंट जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग में से भी करंट ले जा सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग गुड कंडक्टर होती है, किसकी, क्योंकि फॉस्फोर ब्रोंज की बनी होती है, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी जो है, वैसे ज्यादातर इसी में से ले जाते हैं, क्योंकि
अगर सस्पेंडेड होगी तो स्प्रिंग में से ही करंट भेजना पड़ता है, सस्पेंडेड नहीं होगी, पाइवोटेड होगी तो अलग से भी भेज सकते हो। ठीक है, वो जैसा भी है वैसे आप इसी में से। और क्या है, अगर इसमें से करंट जाएगा तो फिर किसमें से करंट जाएगा, ऐसे घूम के फिर इसमें करंट जाएगा, तो किसमें करंट हो गया भाई, कॉइल में करंट जाएगा। कॉइल में करंट जाएगा तो ये करंट कैरिंग क्या हो गई, कॉइल हो गई। और करंट कैरिंग कॉइल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो क्या लगेगा, इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क करंट के हिसाब से हम देख लेंगे कैसे भी जो है। अभी करंट कैसे चल रहा है भाई, अभी करंट कैसे है, करंट अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अरे करंट कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है तो राइट हैंड लो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर आएगा। कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो कैपिटल एम होता है वो बाहर आएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर आ गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैंने बताया था कैपिटल एम होता है और वो होता है NIA। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, अरे एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, पर यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन से डिनोट किया है, तो एन की जगह हम क्या ले लेंगे, स्मॉल एन ले लेंगे। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो अगर किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो उसकी डायरेक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हो। मान लो एक सिंगल वायर ही है, एक सिंगल कॉइल ही है, एक सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स की अगर कॉइल है तो वो देख लेते हैं, हम निकाल सकते हैं उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसमें मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, कैसे करंट चल रहा है भाई, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे इसमें करंट चल रहा है। तो राइट हैंड लेना है, फिंगर की डायरेक्शन में करंट घुमाना है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर आ जाएगा। तो हमने देखा जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो कैपिटल एम होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन किधर मिल जाएगी, राइट हैंड लिया, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाया तो थंब किधर आ रहा है, बाहर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर हो गया, बाहर हो गया। कितना हो जाएगा ये NIA। एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। अरे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न है, कितनी नंबर टर्न, कितनी टर्न है बेटा, वन, सिंगल टर्न है तो एन वन हो गया, हटा देंगे। करंट जो भी हो इसमें, मान लो 4 एम्पियर का करंट है तो आप 4 एम्पियर डाल दोगे तो करंट डाल दोगे, एरिया एरिया जो भी होगा उसकी वैल्यू डाल दोगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हो। मैंने तो इसीलिए बताया क्योंकि टॉर्क को देखते हैं, टॉर्क किधर लगेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में कॉइल जो होती है, ये पॉइंटर है, राइट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेफ्ट साइड भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर मैं इस टर्मिनल को पॉजिटिव कर दूं, इस टर्मिनल को मान लो नेगेटिव कर दिया, ठीक है, तो करंट ऐसे जाएगा, इसमें से घूम के स्प्रिंग में, फिर इसमें इसमें ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो अब देखो किधर घूमेगा, पॉइंटर किधर घूमेगा वो देखते हैं। करंट किधर जा रहा है, कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर हो गया बेटा, बाहर की तरफ हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बाहर की तरफ हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया, आउटवर्ड नॉर्मल आ गया। ठीक है, अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो किधर, लेफ्ट टू राइट है, वो लेफ्ट टू राइट है। तो अगर हम समझे तो देखो आप समझ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ टू साउथ है यानी लेफ्ट टू राइट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, आउटवर्ड नॉर्मल, ये हो गया, ये हो गया। तो आपको पता है टॉर्क जो होता है, इस पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगे वो किस डायरेक्शन में लगे, वो देख लेते हैं किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो टॉर्क होता है वो होता है M क्रॉस B। क्या होता है, M क्रॉस B। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क आपका जो होता है वो होता है M क्रॉस B। M मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और B मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो देखो क्योंकि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो राइट हैंड लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर घुमाओगे तो क्या आएगा, थंब किधर आ रहा है बेटा, बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड नॉर्मल होगी। एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल ही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। और मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड कर रही है वो नॉर्थ टू साउथ प्रोवाइड कर रही है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल है। तो टॉर्क होता है M क्रॉस B। तो टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर आ गई, डायरेक्शन ऊपर आ गई, वैसे कैसे हो गया, M क्रॉस B है,
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अरे कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। एम से क्रॉस करेगा किधर? बी की तरफ क्रॉस करेगा। तो एम क्रॉस बी है, तो यानी ये किधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा? आप बताओ ये किधर डिफ्लेक्शन आ जाएगा? तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन जो आ जाएगा एम क्रॉस बी है। तो देखो ये एम और ये बी, तो एम क्रॉस बी किधर घूमा बेटा? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। एम हथेलियां ली हमने, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में रखी और क्रॉस कर दिया बी की तरफ, तो टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शन ऊपर का मतलब ये नहीं है कि ऊपर जा रहा है, ये तो हम कहते हैं। टॉर्क वैसे अगर मैं आपको बोलूंगा तो किधर लगा? एंटी क्लॉकवाइज लगा। कैसे लगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, तो इधर रीडिंग दिखाएगा वो। इधर 0 था तो इधर मान लो 2 एम्पियर था, तो इधर दिखा रहा है वो। तो ये एंगल आ जाएगा डिफ्लेक्शन का, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं टर्मिनल्स की पोलैरिटी बदल दूं, भाई इसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कर दूं, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन बदल गई ना। करंट की डायरेक्शन का मतलब ये नहीं हो गया कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, ये है। तो इस तरीके से है। अब करंट जो चलेगा वो कैसे चलेगा बेटा? अब क्लॉकवाइज चलेगा करंट। अगर अब करंट क्लॉकवाइज चलेगा तो अब अगर हम देखें तो अब किधर डिफ्लेक्शन आएगा? अगर उतना ही करंट चले लेकिन क्लॉकवाइज चले, सेम करंट चले पर क्लॉकवाइज चले, करंट क्लॉकवाइज चले, तो फिर वही करेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल, तो करंट क्योंकि क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। राइट हैंड लेंगे, ये जो फिंगर्स हैं उसको किधर? करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, यानी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो हम किधर जा रहा है बेटा? अंदर है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर होगा। तो अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर हो गया? अंदर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इधर हो गई। ये है, ऐसे है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो अंदर की तरफ है। ये है। तो क्या हो जाएगा? अब हम करेंगे तो किधर हो जाएगा? अब क्या होगा? अब एम क्रॉस बी हमेशा क्या होगा? एम क्रॉस बी तो होगा। राइट हैंड लिया, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट है इसमें, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? इनवर्ट नॉर्मल होगा, अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किधर होगा? मैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट का, वो नॉर्थ टू साउथ होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? राइट हैंड लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, टॉर्क कितना होगा? तो राइट हैंड लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में हथेलियां रखी और घुमा दी किधर? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो क्या हो गया बेटा? फोर्स किधर की, टॉर्क किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो टॉर्क नीचे की तरफ आएगा, डायरेक्शन है इसका, ये मतलब नहीं टॉर्क नीचे लग रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है। क्या लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमा है। तो पॉइंटर राइट साइड चला जाएगा। अरे पॉइंटर राइट साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा, ये डिफ्लेक्शन आ गया। तो यानी इसका मतलब क्या है? करंट क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया? करंट क्लॉकवाइज तो राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट साइड। ये, और ये करंट मेजर करता है। ठीक है, और अगर करंट नहीं होगा तो पॉइंटर किधर पड़ा होगा? तो पॉइंटर आपका बीचों बीच ऐसे होगा, डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, जो है जीरो डिफ्लेक्शन होगा। अब हम देख लेते हैं। तो आप कहोगे ये भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क का ही फॉर्मूला होता है। हमने देखा था जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है करंट कैरिंग कॉइल पे, वो हमने देखा था कि रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लगता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो होता है एम क्रॉस बी। एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन डाल दोगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू डाल दो, कितनी है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू? तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू NIA है। कितनी है? NIA। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कितनी डाल दोगे? NIA। तो NIA क्रॉस बी, ये क्या आ गया आपका? टॉर्क आ गया। कौन सा टॉर्क है भाई? ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम टाउ डी से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। वैसे तो टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को टाउ डी से डिनोट कर दिया। ये तो हमें पता चल गया है, ये टॉर्क वेक्टर है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। स्केलर फॉर्म में लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो देखते हैं हम।
कितना हो जाएगा NIAB साइन। अब थीटा नहीं लिख सकते, थीटा हम ये डिफ्लेक्शन वाले एंगल के लिए लेंगे, तो हम थीटा नहीं लिख के इसको फाई लिख दे रहे हैं। भाई ये फाई जो है वो किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। यानी एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो आपका एंगल हो गया फाई। तो ये जो फाई एंगल है वो क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक दूसरे के क्या रहेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, यानी जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या आप कह दो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो फाई हमेशा कितना आएगा, फाई 90 आएगा, फाई 90 आएगा हमेशा। तो इससे फायदा ये होता है कि कॉइल अगर डिफ्लेक्ट भी कर जाती है तो इससे फायदा ये हो जाता है कि जो साइन फाई है ना वो कांस्टेंट क्वांटिटी पहले थी नहीं, क्योंकि जब टॉर्क लगेगा तो कॉइल रोटेट करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, तो एंगल बदलेगा, यानी फाई एंगल यानी कॉइल बदलेगी, कॉइल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अगर करंट जाएगा कॉइल में से तो कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी, कॉइल जब डिफ्लेक्ट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदल जाएगा, तो साइन फाई भी चेंज हो जाएगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी चेंज हो जाएगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है बेटा, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैक्सिमम कांस्टेंट कर देता है। एक तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो फाई कितना हो गया, 90 हो गया, और साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका आ गया NIAB, यही आ गया। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने तो कॉइल डिफ्लेक्ट कर दिया। जब कॉइल डिफ्लेक्ट हो गई, जब करंट गया इसमें, कॉइल क्या कर गई बेटा, डिफ्लेक्ट कर गई है, तो स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाता है। अब स्प्रिंग में ट्विस्ट आ गया, ठीक है, तो स्प्रिंग स्विंग कर गई, उसमें ट्विस्ट आ गया। तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या होगा, ध्यान देना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किधर लगा है, वैसे तो देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो लगा है वो इधर लगा है, मैंने आपको बताया है कि वैसे टॉर्क की डायरेक्शन तो जो है ऊपर नीचे वाली बात हो गई। इसमें करंट क्लॉकवाइज चल रहा था, तो हमने देखा था इसमें करंट क्लॉकवाइज था, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, तो M क्रॉस B, तो टॉर्क की डायरेक्शन नीचे थी। तो ये मत समझना कि टॉर्क की डायरेक्शन नीचे है तो टॉर्क नीचे लग रहा है, भाई टॉर्क की डायरेक्शन नीचे का मतलब है डायरेक्शन नीचे है और टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज। कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। तो डायरेक्शन नीचे है टॉर्क की तो मतलब क्लॉकवाइज लगेगा, डायरेक्शन ऊपर होती तो किधर लगता, एंटी क्लॉकवाइज लगता। तो डायरेक्शन नीचे है तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, तो डिफ्लेक्शन किधर आएगा बेटा, डिफ्लेक्शन राइट साइड में आएगा। तो ये कौन सा टॉर्क हो गया बेटा, क्लॉकवाइज जो टॉर्क लगा वो कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। तो स्प्रिंग में क्या आ गया बेटा, ट्विस्ट आ गया, स्प्रिंग ट्विस्ट कर गई, तो स्प्रिंग में एक टॉर्क पैदा हो जाएगा। स्प्रिंग में जो टॉर्क पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो जाएगा। ये स्प्रिंग में जो टॉर्क पैदा होगा वो प्रोड्यूस होगा, वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा ट्विस्ट की वजह से। तो स्प्रिंग में जो टॉर्क आ जाता है वो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाता है। ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को तो मैंने बता दिया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं बेटा, टाउ डी से डिनोट करते हैं। अरे किससे डिनोट करते हैं, टाउ डी से डिनोट करते हैं। और ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है इसको टाउ आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टाउ आर से डिनोट करते हैं। और रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डिफ्लेक्शन से। भाई ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल जो है ये डिफ्लेक्शन का एंगल ज्यादा होगा, भाई करंट ज्यादा होगा तो कॉइल पे टॉर्क ज्यादा लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा
तो स्प्रिंग में ट्विस्ट ज्यादा आएगा, स्प्रिंग में ट्विस्ट ज्यादा होगा तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इस डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा, थीटा होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और इक्वालिटी लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं के, और ये के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और इसे बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था बड़ा आसान था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात हो रही थी। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करें अगर हम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा क्या, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। यानी रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस कर देगा और वहां पे जाके आपकी कॉइल और पॉइंटर रुक जाएगा और आप रीडिंग मेजर कर सकते हो, रीडिंग मेजर कर सकते हो। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो बराबर होगा किसके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, वो बराबर होगा किसके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्लॉकवाइज हुआ तो रीस्टोरिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और रीस्टोर और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। तो कितना आ जाएगा ये, जो रीस्टोरिंग टॉर्क, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नीट्यूड में रीस्टोरिंग टॉर्क के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। डायरेक्शन में तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और नेट टॉर्क जो होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे वो कॉइल पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पे कॉइल क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू डालते हैं तो कितना हो जाएगा, NIAB, यही है। और रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है हमारा, के थीटा होता है, कितना होता है, के थीटा होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो आई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के अपॉन में NAB इंटू में क्या हो गया, थीटा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये के अपॉन में NAB ये पूरा एक कांस्टेंट होता है। तो देखो आई इक्वल टू किसके बराबर है, के अपॉन में NAB थीटा, और ये के अपॉन NAB जो है ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जी बोलते हैं। तो ये हो गया। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के। यही सारी चीजें हम लैंग्वेज में भी स्टेटमेंट में भी बोल देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे उसको, वही थ्योरी हो जाएगी हमारी। बीच बीच में ये डेरिवेशन हम कर देंगे जो जो चीजें हैं। सिर्फ करना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालो, फिर रिस्टोरिंग टॉर्क निकालो और इक्विलिब्रियम में दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट मेन है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता ही है, करंट कैरिंग अगर कॉइल होगी मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट होगा। ये माइक्रो एम्पियर में भी करंट को मेजर कर सकता है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्मीटर में भी करंट मेजर कर सकता है, मिली एम्पियर में भी, एम्पियर में भी तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो काफी सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी भी अभी चेक कर लेंगे। जी जो होता है मैंने बताया था ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है और ये होता है के अपॉन में NAB, यही है। ध्यान एक चीज देने वाली है, ध्यान ये देने वाली है कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो कांस्टेंट होता है, गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट जितना कम होगा गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो ध्यान देना, जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है बेटा, जो सेंसिटिविटी होगी गैल्वेनोमीटर की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है गैल्वेनोमीटर के कांस्टेंट के। गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट कम है तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट ज्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी। देख लेते हैं, सेंसिटिविटी निकालना है तो बड़ा आसान होता है। सेंसिटिविटी एक होता है करंट सेंसिटिविटी, आई है करंट और IS है करंट सेंसिटिविटी। ध्यान देने वाली है, आई है करंट और IS है करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी भी दो तरीके की होती है गैल्वेनोमीटर की, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो IS है। तो करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो आपका होता है डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट। भाई कितने करंट पे कितना डिफ्लेक्शन आएगा वो उसकी करंट सेंसिटिविटी, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट के लिए। जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए समझाता हूँ, मान लिया मेरे पास दो गैल्वेनोमीटर है, दो गैल्वेनोमीटर है। एक गैल्वेनोमीटर में तो ये हुआ कि मैंने उसमें करंट डाला, तो मैंने उसमें करंट डाला, मैंने उसमें करंट डाला, कितने एम्पियर का करंट डाला, 4 एम्पियर का करंट डाला, और उसमें जो डिफ्लेक्शन आया वो 40 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया। कितना डिफ्लेक्शन आया, 40 डिग्री का डिफ्लेक्शन आया। तो 4 एम्पियर का करंट 40 डिग्री का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है।
तो 1 एम्पियर का करंट कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, वही क्या है आपका करंट सेंसिटिविटी। क्या है करंट सेंसिटिविटी। तो कितना आ जाएगा बेटा, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी गैल्वेनोमीटर में से यूनिट करंट के लिए जो डिफ्लेक्शन आता है, अगर गैल्वेनोमीटर में से यूनिट करंट पास करें तो जो डिफ्लेक्शन आता है वो उसकी सेंसिटिविटी है। कितना आ जाएगा बेटा, तो 40 डिग्री डिफ्लेक्शन आया, 40 डिग्री डिफ्लेक्शन आया, कितने करंट के लिए आया है, 4 एम्पियर करंट के लिए आया है। तो 4 एम्पियर के लिए 40 डिग्री, तो 1 एम्पियर के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 एम्पियर के लिए 10 डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री का अगर हम इसके लिए में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो डिफ्लेक्शन कितना आता है बेटा, 10 डिग्री ही आता। तो ये इसकी सेंसिटिविटी हो गई, यानी 1 एम्पियर का करंट इसमें पास कराएंगे तो 10 डिग्री आया। एक दूसरा मैंने गैल्वेनोमीटर लिया, अब इस गैल्वेनोमीटर, ये दूसरा गैल्वेनोमीटर, ये नहीं है, कोई और गैल्वेनोमीटर लिया और उसमें मैंने 2 एम्पियर का करंट पास कराया और उसमें 80 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया। कितना डिफ्लेक्शन आ गया, 80 डिग्री का डिफ्लेक्शन आ गया। तो कितना हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, कितने एम्पियर करंट के लिए, 2 एम्पियर करंट के लिए। तो 1 एम्पियर करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, 40 डिग्री। यानी दूसरे वाले गैल्वेनोमीटर में से अगर आप 1 एम्पियर का करंट पास कराओगे, यूनिट करंट फ्लो कराओगे, तो उसमें 40 डिग्री का डिफ्लेक्शन आएगा। तो किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। 1 एम्पियर करंट अगर हम गैल्वेनोमीटर में से पास कराएं तो जिसमें डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा आएगा उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा है। तो सेंसिटिविटी जो होती है वो होता है डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी यूनिट करंट 1 एम्पियर का करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से पास करता है तो कितना डिफ्लेक्शन आता है, वो करंट सेंसिटिविटी है। यहीं से मिल जाएगी करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम देखें करंट सेंसिटिविटी निकालना चाहें तो यहीं से मिल जाएगी। देखो कैसे मिल जाएगी, तो I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू जी थीटा है। तो ये उधर ले जाते हैं और जी इधर ले जाते हैं, तो I इधर जाएगा तो थीटा बाय आई और जी इधर आ जाएगा तो 1 बाय जी। तो थीटा बाय आई जो होता है वो क्या होता है, थीटा बाय आई ही आपकी क्या है, करंट सेंसिटिविटी। तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो थीटा बाय आई होता है और वो रेसिप्रोकल होता है किसका, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का। किसका, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जितना कम उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा, करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हमने देखा था कि भाई ये हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कितना है, के अपॉन में एन ए बी, ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। करो रेसिप्रोकल निकालो, तो जी बाय 1 यानी 1 बाय जी कितना होगा, तो 1 बाय जी कितना हो जाएगा, एन ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, के। तो 1 बाय जी कितना होता है, एन ए बी अपॉन में क्या होता है बेटा, के होता है। ये कौन सी सेंसिटिविटी हो गई, करंट सेंसिटिविटी। आप कैसे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो, आप करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो, ये इसमें तो कुछ आ नहीं रहा और इसमें ये आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, करंट सेंसिटिविटी जो हम कैसे इंक्रीज करेंगे, करंट सेंसिटिविटी जो होती है एन ए बी अपॉन में क्या होता है, के होता है। यानी अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एरिया बढ़ा दोगे कॉइल का भी तो भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे तो भी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का 4-5 टेस्ला से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है। एरिया आप बहुत बड़ा बना नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी कॉइल हो जाएगी तो बहुत बड़ा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स भी आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कॉइल आपकी हैवी हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी, तो एक लिमिट किससे ज्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं रख सकते। तो और के स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम करने के लिए हम स्टील की स्प्रिंग तो ले नहीं सकते, हमें डेलिकेट स्प्रिंग बनानी है, बहुत पतली स्प्रिंग बनानी है और वो इलास्टिक भी होनी चाहिए। तो हमें एकदम परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल चाहिए, तो स्टील तो नहीं है तो हम फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज करते हैं। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की हम परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल की एक क्या बनाते हैं, स्प्रिंग बनाते हैं, स्पाइरल स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम हो ताकि क्या हो, उसकी करंट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो। एक और चीज देखते हैं, अब देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी वो देख लेते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को वीएस बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को वीएस बोलते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है
कि गैल्वेनोमीटर में के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट आप अप्लाई करो, कितना अप्लाई करो, 1 वोल्ट आप अप्लाई करो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन अपॉन में क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफ्लेक्शन अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करें गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब देखो हर एक गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है, तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को किसी से भी डिनोट कर लो, तो अभी मैं आर से ही डिनोट कर रहा हूँ। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आर जो है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल होती है, वो कॉइल जो बनी होती है पतली पतली कॉपर की वायर की बनी होती है काफी, ठीक है। तो बहुत पतली कॉपर की वायर होती है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होती है, तो मान लो 200 400, तो उसका भी अपना एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, कम होता है पर होता है रेजिस्टेंस, अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। तो आर जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो आर गैल्वेनोमीटर का है। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अरे क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट किस में, जो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास कर रहा है, और आर रेजिस्टेंस किसका, गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा ये, तब ये आ जाएगा आपका, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/r और इंटू में थीटा बाय आई। थीटा बाय आई जो है वो हमारा क्या है, करंट सेंसिटिविटी। क्या है, करंट सेंसिटिविटी, यानी करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। ये क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, कई बार वो पूछ लेते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन में के है, और इनटू में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है। अब आपसे वो पूछते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, ये काफी पूछा भी गया क्वेश्चन है, 2 3 4 बार पूछा गया है बोर्ड में, कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर की हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो हर केस में जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएं गैल्वेनोमीटर की और उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, ये नहीं, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, कि मान लो एक केस लेते हैं कि मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी, मान लो, मैं समझाता हूं आपको, मान लो अभी नंबर ऑफ टर्न्स है 200 कॉइल की, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 40 ओम। अरे कितना है, 40 ओम है, ये है। तो उसकी एक कुछ करंट सेंसिटिविटी आ गई, कुछ करंट सेंसिटिविटी आ गई, ठीक है। तो ध्यान देना, करंट सेंसिटिविटी है ना वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। मान लो मुझे अब करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, अगर मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो मैं कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दे रहा हूं। तो मैंने कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी, 400 टर्न्स कर दी, तो कॉइल का रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 80 ओम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज की, डबल कर दी, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी, तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, और वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं हुई, वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रह गई। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी उसकी वजह से तो डबल हुई, पर रेजिस्टेंस डबल होने की वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी उसकी वजह से फिर से हाफ हो गई। यानी नंबर ऑफ टर्न्स ने वोल्टेज सेंसिटिविटी को डबल किया, और रेजिस्टेंस ने वोल्टेज सेंसिटिविटी को क्या किया, हाफ किया। तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल की तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई, पर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने पे वोल्टेज सेंसिटिविटी अनअफेक्टेड रही, वो चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल होने से वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ, तो उसने वोल्टेज सेंसिटिविटी को वापस क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, उतना ही कर दिया जितना पहले था। तो वोल्ट, ये जरूरी नहीं होता कि हम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी ही करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की इंक्रीज करते हैं तो वो करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज करता है, पर वो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं करता। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी कॉइल का इंक्रीज कर जाता है, और वो वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज नहीं होने देता है, ठीक है।
तो ये एक रीजन है, आप देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो टॉपिक है वो सारा आपका आज खत्म हो गया पूरा। अब हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। ये दो चीजें हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सारी चीजें हो जाएंगी। तो कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और एक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो हम वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को और एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले वोल्टमीटर की बात करते हैं, वोल्टमीटर की बात करते हैं। तो वोल्टमीटर होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वोल्टमीटर होता क्या है। तो पहले एक सर्किट बनाते हैं, मान लिया मेरा एक सर्किट है भाई, ये मेरा एक सर्किट है। इस सर्किट में मान लो यहाँ पे कोई डीसी सोर्स लगा है, बैटरी या सेल लगी हुई है, ये है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, यही है। और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वोल्टमीटर को जो होते हैं वो हम, अगर मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम इसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। किसमें कनेक्ट करेंगे बेटा? पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। तो आपको पता है वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टेज मेजर करता है, और उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सर्किट के किसमें कनेक्ट किया? देखो सर्किट में नहीं कनेक्ट किया, ये सर्किट में नहीं कनेक्ट किया, ये सर्किट था आपका, मेन सर्किट था, मेन सर्किट में नहीं कनेक्ट किया, मेन सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया, मेन सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया। तो वोल्टमीटर सर्किट में नहीं कनेक्ट होता, सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है, वोल्टेज मेजर करता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और एक आइडियल वोल्टमीटर, एक आइडियल वोल्टमीटर जो है, जो प्योर वोल्टमीटर है, उसका जो रेजिस्टेंस हम मानते हैं वो इंफिनिटी मानते हैं। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस देखो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वोल्टमीटर उतना ज्यादा आइडियल होगा। तो एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। कितना होता है? इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना हाई होगा, जितना जितना ज्यादा हाई होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? एफिशिएंट होगा, परफेक्ट रीडिंग लेगा। तो आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। वोल्टमीटर के साथ क्या दिक्कत है? तो वोल्टमीटर पहले देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर, हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर में। तो देखो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, तो ये आपका हो गया भाई गैल्वेनोमीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ठीक है। और इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे ही दिखा दिया मैंने, अब सिंपल फिगर दिखा दी कि भाई हमारा एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, आपको पता है, वो करंट मेजर करता है सर्किट में। अगर सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात करें तो वो एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है। तो आप कहोगे एमीटर क्या है? एमीटर भी करंट मेजर करता है। एमीटर की रेंज ज्यादा होती है, गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव होता है, वो बहुत कम करंट भी मेजर कर लेता है, माइक्रोमीटर में भी करंट मेजर कर लेता है। उसको एमीटर में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि ज्यादा करंट भी मेजर किया जा सके, 40 एम्पियर 50 एम्पियर, इसलिए, ठीक है, उसकी रेंज बढ़ाने के लिए होता है। एमीटर करंट, एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही क्या है? एक डिवाइस है जो करंट मेजर करते हैं सर्किट में। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर कई तरीके हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर, जो भी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में, तो बहुत आसान होता है। एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ दो, एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ दो। तो एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ दिया, ये आपका कैपिटल आर बोल दिया, ये एक हाई रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ दो। जितना ज्यादा हाई जोड़ोगे उतना बढ़िया है। मान लो मैंने 100 किलो ओम का जोड़ दिया, 100 किलो ओम। ओम तो आपको पता ही है ओम में होता है, किलो ओम, 1 किलो ओम कितना होता है? 1000 ओम रेजिस्टेंस होता है। 1000 ओम रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 1 किलो ओम बोलते हैं। तो मैंने 100 किलो ओम जोड़ दिया, या मैंने 10 किलो ओम जोड़ दिया, 10 किलो ओम मैंने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यानी 10,000 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। 10,000 ओम इसका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, यानी 10 किलो ओम रेजिस्टेंस हो गया। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जोड़ूंगा मैं, मान लो 100 कर दिया, तो
मेरा वोल्ट मीटर उतना ही आइडियल होता चला जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, आइडियल होता, 1000 कर दिया, 10 बढ़ाते जाओ। अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा तब ये आइडियल हो जाएगा, तब ये आइडियल हो जाएगा। पर ध्यान देना, अगर रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो गया, आइडियल हो ही गया, तो इसमें से कितना करंट जाएगा? जिस पाथ में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा वो तो इंसुलेटर हो गया भाई, इंसुलेटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानते हैं, तो उसमें से करंट कितना जाएगा? तब 0 जाएगा। और जब करंट जाएगा ही नहीं गैल्वेनोमीटर में प्रैक्टिकली, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकता। इसका मतलब बिना करंट लिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा नहीं सकता। उसे डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करंट तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और हम कह रहे हैं कि आइडियल वोल्टमीटर वो होगा जो सर्किट से करंट ही ना ले। आइडियल वोल्टमीटर वो होते हैं जो सर्किट से करंट विड्रॉ ना करें, ठीक है? तो ये मेन सर्किट से करंट विड्रॉ नहीं करना चाहिए इसको, यानी ये 0 करंट विड्रॉ करे और डिफ्लेक्शन दिखा के रीडिंग बता दे, और ऐसा जब ही पॉसिबल है जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। लेकिन 0 करंट, अगर ये करंट ही नहीं लेगा गैल्वेनोमीटर में से करंट ही नहीं जाएगा, तो कॉइल में क्या नहीं होगा? कॉइल डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, कॉइल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो रीडिंग नहीं आएगी। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत करंट तो चाहिए ही होता है गैल्वेनोमीटर को, क्या दिखाने के लिए? डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है? यानी हम कभी रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली इंफिनिटी नहीं कर सकते, जितना ज्यादा हाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर इंफिनिटी नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। बहुत कम करंट हो और होगा तभी तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हमने एक सीधा सा काम किया, हमने एक काम किया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इस कॉम्बिनेशन को, ये पूरी कॉम्बिनेशन को हम वोल्टमीटर ही बोल देते हैं। अब ये वोल्टमीटर हो गया, ये हमारा वोल्टमीटर, ये ऐसे दिखा दिया तो ये हमारा वोल्टमीटर है। इस पूरे को हम वोल्टमीटर कह रहे हैं, यानी एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दो, वो कन्वर्ट हो गया वोल्टमीटर में, कन्वर्ट हो गया वोल्टमीटर में। अब देखते हैं तो वोल्टेज मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर में से। ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उसमें बड़ी पतली कॉपर की वायर होती है, तो बहुत ज्यादा करंट अगर उसमें से चला जाएगा तो कॉइल बर्न कर जाएगी, ठीक है? या सर्किट या कॉइल में बीच में क्या आ जाएगा बेटा? कॉइल वो बर्न इसलिए कर जाएगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है, और बहुत पतली वायर होती है, बहुत लंबी वायर होती है, कई टर्न्स होती हैं। अगर हैवी करंट जाएगा तो कॉपर जो है वहां से क्या मेल्ट कर जाएगा, तो सर्किट में ब्रेक हो जाएगा, कॉइल ब्रेक कर जाएगी, ठीक है? या कॉइल बर्न कर जाएगी, उसका इंसुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वो फिर कॉइल ही नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर अपने अंदर से जितना मैक्सिमम करंट भेज सकता है, मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है? तो पता चला हमने इसमें करंट डाला, जो है हमने इसमें करंट डाला 2 मिली एम्पियर, चला गया, गैल्वेनोमीटर को कुछ नहीं हुआ। 3 मिली एम्पियर चला गया, गैल्वेनोमीटर को कुछ नहीं हुआ। 4 मिली एम्पियर बढ़ाया करंट, गैल्वेनोमीटर को कुछ नहीं हुआ। और 5 और मैंने डाला फिर 4.1 मिली एम्पियर और गैल्वेनोमीटर खराब हो गया। तो यानी 4 मिली एम्पियर ये मैक्सिमम करंट है जो हम गैल्वेनोमीटर में से पास करा सकते हैं, इससे ज्यादा पे गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इसे आईजी बोलते हैं, जो गैल्वेनोमीटर में से करंट हम मैक्सिमम पास करा सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। किसके लिए? फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। यानी गैल्वेनोमीटर अगर का यहाँ पे था, ये क्या था? अनडिफ्लेक्टेड अभी था। जब इसमें से करंट जाएगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो ये दिखा सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो ये दिखा सकता है, उसके लिए जो करंट होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होता है, उसे गैल्वेनोमीटर का करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर का करंट बोलते हैं, यही है। तो आईजी ये हो गया। तो देख लेते हैं कितना है, मान लो। अब देखो इसमें से करंट कितना जाएगा गैल्वेनोमीटर में? गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा करंट सर्किट से ले लेगा, क्या करने के लिए? अपने को डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए। जैसे ये सर्किट जा रहा था, यहाँ बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पे मान लो वोल्ट मीटर है, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में। तो देखो सर्किट में करंट जा रहा था आई, और
मान लो करंट 4 एम्पियर जा रहा था, तो आइडियल वोल्ट मीटर है जो रेजिस्टेंस में से तो 4 ही एम्पियर का करंट भेजे, खुद कितना करंट ले, 0 एम्पियर का करंट ले और डिफ्लेक्शन दिखा के आपको वोल्टेज भी मेजर कर दे। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि बिना करंट लिए एक वोल्ट मीटर कैसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कॉइल कैसे डिफ्लेक्ट होगी, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो तब ऐसा नहीं होता, तब ये क्या करता है, 4 एम्पियर का करंट गया तो प्रैक्टिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी नहीं हो, अगर इंफिनिटी होगा तो 0 रेजिस्टेंस लेगा, तो 0 एम्पियर करंट लेगा सॉरी, और सारा करंट सर्किट में ही भेज देगा और डिफ्लेक्शन दिखा के रीडिंग, पर ऐसा इम्पॉसिबल है। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई इसलिए होता है, लो रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट सर्किट में से खींच लेगा, तो हमें बहुत कम करंट चाहिए सिर्फ डिफ्लेक्शन। तो मान लिया 4 एम्पियर का करंट आ रहा है सर्किट में और हम चाहते हैं रेजिस्टेंस में से कितना जाए, भाई 4 एम्पियर का करंट ही जाए, यही जाना चाहिए ना 4, अगर हमें वोल्ट मीटर नहीं लगाना तो 4 एम्पियर का आ रहा है, 4 एम्पियर का ही जाना चाहिए, लेकिन हमने वोल्ट मीटर लगा दिया इसके रास्ते में, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो होगा क्या, करंट देखो ये भी लेगा थोड़ा बहुत, गैल्वेनोमीटर भी करंट लेगा। तो मान लो गैल्वेनोमीटर में बहुत कम करंट लिया, 0.1 एम्पियर का करंट लिया, तो रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, 3.9 एम्पियर। तो क्या अब ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्चुअल था अब ये मेजर नहीं कर रहा। क्यों नहीं मेजर कर रहा, क्यों नहीं मेजर कर रहा, मैं उसका कारण बताता हूं आपका क्यों नहीं मेजर कर रहा। मान लो रेजिस्टेंस था 40 ओम, रेजिस्टेंस जो था वो कितना था, 40 ओम रेजिस्टेंस था, और करंट आ रहा था 4 एम्पियर का, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वैसे हम देखें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I इंटू आर होगा, करंट है 4 एम्पियर का और रेजिस्टेंस है 40 ओम का, तो 4 इंटू 40 कितना हो गया, 160 वोल्ट का ये आ गया। लेकिन मान लो मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया, अब मैंने वोल्ट मीटर से ये रीडिंग चेक की, किससे रीडिंग चेक की, वोल्ट मीटर से ये रीडिंग चेक की, वोल्ट मीटर से रीडिंग चेक कर रहा हूं मैं, तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, सारा करंट तो अब इसमें से जाएगा नहीं रेजिस्टेंस में से, अब 4 एम्पियर का करंट तो जाएगा नहीं, 4 एम्पियर का इसमें से जाए और वोल्ट मीटर में से 0 एम्पियर का जाए और वो रीडिंग भी मेजर कर दे, तब तो तभी हो सकता है जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो, और इंफिनिटी होगा तो करंट जाएगा ही नहीं, तो कॉइल डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, तो कैसे भाई वो रीडिंग लेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, यानी आइडियल वोल्ट मीटर प्रैक्टिकली नहीं होते। थ्योरी में हम कुछ भी बोले, प्रैक्टिकली कोई दुनिया का आइडियल, बस ये है कि वोल्ट मीटर उतना ज्यादा यानी आइडियली के क्लोज जाएगा जितना उसका रेजिस्टेंस हाई होता चला जाएगा। तो मान लो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है पर इसका फाइनाइट रेजिस्टेंस है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, तो ये कुछ करंट ले लेगा, थोड़ा करंट, मान लो 0.1 एम्पियर का करंट इसने ले लिया और रेजिस्टेंस में से करंट गया 3.9 एम्पियर का, अरे कितना करंट गया, 3.9 एम्पियर का करंट चला गया, तो 3.9 एम्पियर का करंट चला गया। तो अब ध्यान देना बेटा, ये 0.1 एम्पियर किसको जरूरत पड़ गई, वोल्ट मीटर को, क्या करने के लिए, डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, कहां से खींच लिया उसने, उसने लिया सर्किट से, तो फिर मेन सर्किट में करंट जितना जा रहा था उतना अब नहीं जा रहा, मेन सर्किट में बिना वोल्ट मीटर के करंट 4 एम्पियर जा रहा था पर अब 3.9 एम्पियर जा रहा है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, अब करंट इसमें कम हो गया, रेजिस्टेंस के अंदर करंट कम हो गया जो मेन सर्किट में लगा था, कितना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो 40 था और इंटू क्या हो गया, करंट हो गया 3.9, तो अब कितना ये मेजर करेगा, अब 156 वोल्ट मेजर करेगा। भाई रियल में 156 वोल्ट था क्या यहाँ, नहीं, रियल में वोल्ट मीटर हम नहीं लगा रहे थे तो 160 वोल्ट था क्योंकि 4 एम्पियर का करंट जा रहा था, लेकिन वोल्ट मीटर लगते ही वोल्ट मीटर ने कुछ करंट सर्किट से खींच लिया और क्या हो गया, अब 156 वोल्ट हो गया। तो आइडियल वोल्ट मीटर हम वो मानते हैं कि जो सर्किट से बिल्कुल भी करंट विड्रॉ ना करे, यानी अगर मैं रेजिस्टेंस और बढ़ा दूंगा तो यह अब और कम करंट लेगा, जैसे कि मैंने क्या काम किया, मैंने 0.01 एम्पियर ही करंट वोल्ट मीटर से, यानी मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया वोल्ट मीटर का,
तो वो और कम करंट लेगा कहां से, सर्किट से। यानी लेना तो है उसे करंट डिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि बिना करंट लिए वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकता, पर रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उतना कम करंट लेगा। तो अब कितना करंट जाएगा रेजिस्टेंस में से, 39.9 एम्पियर का करंट जाएगा। तो अब कितनी आएगी रीडिंग, तो अब कितनी आएगी भाई, अब रेजिस्टेंस हो, सॉरी रेजिस्टेंस हो गया कि करंट जा रहा है 39.9 और रेजिस्टेंस है आर। रेजिस्टेंस तो आपको पता है कितना है बेटा, 40 है, और करंट जा रहा है 39.9, 39.9 आ रहा है। कितना हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एम्पियर था ना, 39.9 कह रहा हूं मैं, 3.99 कितना जा रहा है, 3.99, 3.99 करंट जा रहा है। तो 3.99 करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देख लो कितना हो जाएगा बेटा। तब आपका जो आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, 39.9 है, ठीक है। तो ये तो 156 हुआ, और ये हो गया कितना, 1.8 का डबल हो गया कितना, 3.6, 3.6। तो ये हो गया आपका, तब मेजर करेगा 159.6 वोल्ट मेजर करेगा तब ये। तो देखो जितना रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं उतना ही ज्यादा क्या है, वो आइडियली हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल जो वो है, एक्चुअल वोल्टेज थी वो 160 वोल्ट थी। तो मैं जितना रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का बढ़ाऊंगा वो उतना कम करंट लेगा सर्किट से, और जितना कम करंट लेगा सर्किट से उतना सारा का सारा करंट लगभग फिर रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगी वो क्या आएगी, लगभग परफेक्ट के क्लोज आएगी, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए प्रैक्टिकली कोई भी वोल्टमीटर नहीं होता, ये तो जब ही 160 मेजर कर सकता है जब ये 0 एम्पियर का करंट ले, और 0 एम्पियर का करंट लेगा तभी ये एक्यूरेट मेजर कर सकता है, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिना करंट लिए वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकता। इसीलिए वोल्टमीटर यूज नहीं करते हम, एक्यूरेसी में हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जिस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है उससे करंट विड्रॉ नहीं करता, उसके पास अपना सोर्स होता है करंट का। लेकिन वोल्टमीटर को डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए सर्किट से थोड़ा बहुत करंट विड्रॉ करना पड़ता है, हल्का फुल्का, तो सर्किट में से करंट थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टमीटर नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई हो भी नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वोल्टमीटर उतना बढ़िया होगा, और आइडियल बनाना है तो रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो इसका इंफिनिटी कर दो, बहुत हाई लगा दो। तो अब आ जाते हैं वोल्टमीटर में, तो देखते हैं बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, यानी गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए, पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट उसमें से जाता है उसको कहते हैं आईजी करंट बोलते हैं। आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए। गैल्वेनोमीटर यहां से यहां तक पूरा डिफ्लेक्ट होने के लिए थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन नहीं, पार्शियल डिफ्लेक्शन नहीं, फुल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट जाएगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट होता है। तो मान लो करंट कितना जा रहा है बेटा, आईजी करंट जा रहा है, जो गैल्वेनोमीटर टॉलरेट कर सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर था ना, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा दिया मैंने, रेजिस्टेंस लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया। इस पूरी कॉम्बिनेशन को हम वोल्टमीटर बोल देंगे अब, ठीक है। तो अब देखो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को अब मैं किससे डिनोट करूं, तो कई बुक में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी से ही डिनोट कर देते हैं। अरे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर देते हैं, जी से। कई बुक में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को आर जी से डिनोट कर देते हैं। तो वो आप समझ लेना, कई बुक में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैपिटल जी से दिखाते हैं, कई बुक में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को क्या है, आरजी से दिखाते हैं। तो मैं आरजी से दिखा दे रहा हूँ। आर आपको बताएगा कि रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जी आपको बताएगा कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आरजी से डिनोट कर दिया। अब देखो क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वीजी होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस।
कितना करंट जा रहा है भाई गैल्वेनोमीटर में से? आईजी करंट जा रहा है। कितना रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का? आरजी रेजिस्टेंस है। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी, वीजी मिल जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर में से करंट गया आईजी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आरजी, आईजी इंटू आरजी, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो गया किसके अक्रॉस? गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में तो करंट सेम जाएगा। अरे सीरीज में तो करंट सेम जाएगा, तो इसमें से भी कितना करंट जाएगा? इसमें से भी आईजी करंट ही जाएगा। अरे इसमें से भी कितना करंट जाएगा? आईजी करंट जाएगा। तो रेजिस्टेंस में से भी कितना करंट जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस में से भी करंट जाएगा कितना? आईजी करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा? आईजी करंट जाएगा। तो रेजिस्टेंस में से भी जो करंट जाएगा वो आईजी करंट जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस तो आर ही है, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर से भी कितना करंट जा रहा है? वही करंट जा रहा है कितना? आईजी, जो गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगी? वोल्टेज हो जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? वी आर बोल दिया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हम? ये पूरा है क्या? तो देखो एक तरीके से इसको V1 बोलो, यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। ऐसे समझो, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हुआ भाई? वो V1 हुआ। उसको VG बोल रहे हैं, उसको चाहे V1 बोलो चाहे क्या बोलो, VG बोलो। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V2 बोलो या क्या बोलो? VR बोलो। ये है। तो पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V होगा। अरे पूरे वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा। और वो कितना होगा? वो होगा वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर यानी V1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यानी V2। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज V1 प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2, दोनों का सम। यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है V1, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है V2, दोनों का सम कर देंगे V1 प्लस V2 जो हो जाएगा वो वोल्टेज हो जाएगा अक्रॉस वोल्टमीटर, क्योंकि पूरे को बोल रहे हैं वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस को मिला के बोल रहे हैं वोल्टमीटर। तो हमें पता है, मैंने पहले ही बोला V1 क्या है? V1 को ही तो मैं बोल रहा हूँ क्या? VG, यानी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो V1 क्या है? VG है, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और V2 क्या है हमारा? V2 क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। V2 को ही बोल रहे हैं हम VR, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यानी वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ही क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर। वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर, पूरे को वोल्टमीटर बोल रहे हैं। तो ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये आपका क्या आ गया बेटा? तो यानी जो ये मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्टमीटर कितनी मेजर करेगा? V वोल्टेज मेजर करेगा। और वो वोल्टेज हमने देखी कितनी आ गई? वो वोल्टेज है VG प्लस VR। यही है, इसमें वैल्यू डालते जाते हैं, कितना हो जाएगा बेटा? VG कितना था? वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है? IG और RG। और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना है? तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा? IG और R। तो IG RG क्या हो गया आपका? वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और IG R क्या हो गया? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। मैंने वैल्यू डाल दी दोनों की, यही है। कितना हो जाएगा उस हिसाब से? कितना आ जाएगा? तो क्या है? तो वोल्टेज जो है, तो वोल्टेज कितनी आई है? IG RG प्लस IG R। क्या कॉमन ले सकते हो बेटा? IG कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो IG कॉमन ले लो, ये लो। ठीक है, और ये इसके अपोन में ले आओ, तो अपोन में आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस वोल्टमीटर अपोन में IG, गैल्वेनोमीटर का करंट, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यानी RG प्लस R किसके बराबर है? V बाय IG। तो इसको इधर ले आते हैं, RG को इधर ले आते हैं, इधर आएगा तो माइनस RG। तो ये R आ गया आपका। तो यानी कितना रेजिस्टेंस हो गया? कितना रेजिस्टेंस हो गया? बड़ा सिंपल था, कितना रेजिस्टेंस हो गया? मैंने वैल्यू डाल दी ना,
V इक्वल टू किसके बराबर है, VG प्लस RG। VG की वैल्यू डाल दी कितनी है भाई, IG और RG। VR की वैल्यू डाल दी कितनी है, IG और R। क्या कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, क्या कॉमन ले लिया भाई, IG कॉमन ले लिया, तो ये IG मेरा कॉमन हो गया। क्या हो गया, इसके अपोन में आ गया IG, तो IG इसके अपोन में आ गया, यही है। और हमने देखा बेटा RG इधर ले आते हैं, तो RG इधर लाओगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस। तो इतना रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इतना रेजिस्टेंस है लगाना पड़ेगा। नहीं R कितना होता है बेटा, V बाय IG माइनस R, ये है। तो जैसे मैं समझाता हूँ, मुझे एक वोल्ट मीटर बनाना है मान लो, तो मुझे एक वोल्ट मीटर बनाना है। एक और चीज समझ लेते हैं, गैलोमीटर वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, गैलोमीटर का टोटल वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो गैलोमीटर और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, गैलोमीटर और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर का होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो वोल्ट मीटर का होता है, वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अब समझते हैं हम एक और चीज, मान लो वोल्ट मीटर मुझे एक बनाना है, तो मेरे को एक वोल्ट मीटर बनाना है जो 40 वोल्ट मेजर कर सके मैक्सिमम, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम कितना, यानी उसकी रेंज है ये 0 वोल्ट से वो 40 वोल्ट तक मेजर कर सके, यानी मिनिमम तो 0 वोल्ट ही है होता है, और मैक्सिमम कितना मेजर कर सके वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना मेजर कर सके। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए वो मेजर कर सकता है 40 वोल्ट मेजर कर सकता है, ठीक है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में जो मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकता है वो आपका 40 वोल्ट हो गया, तो मुझे 40 वोल्ट मेजर करवाना है उससे, ठीक है। अच्छा, गैलोमीटर में से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, तो मान लो गैलोमीटर में से मैक्सिमम जो करंट जा सकता है वो 0.1 एम्पियर जा सकता है। कितना जा सकता है, 0.1 एम्पियर। तो IG हो गया, गैलोमीटर का करंट हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट है। यानी गैलोमीटर जब पूरी डिफ्लेक्शन, यानी कितना करंट गैलोमीटर में से भेजे कि गैलोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन दिखा दे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दे, 0.1 एम्पियर हो गया, ये हो गया। और हमें ये, और क्या है, और ये हो गया हमारा कि गैलोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है मान लो, तो मान लो गैलोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है, गैलोमीटर का अपना ज्यादा रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो मान लो गैलोमीटर का अपना 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अरे कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो मैं कितना रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाऊं, मैं कितना रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगाऊं गैलोमीटर के, कि वो इस रेंज की वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। किस रेंज की वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, 0 वोल्ट से 40 वोल्ट की रेंज के बीच में कन्वर्ट हो जाए, इस रेंज में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इस रेंज में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ढूंढना है, कितना मुझे लगाना पड़ेगा, डाल दो वैल्यू, कितना वोल्टेज मेजर करना है, मैक्सिमम 40 वोल्ट, कितना करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 0.1 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हटा दें, ये कितना हो जाएगा 400, और कितना है रेजिस्टेंस, कितना है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है 8 ओम, कितना हो जाएगा 392 ओम का अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूं गैलोमीटर के सीरीज में, तो वो 40 वोल्ट मैक्सिमम तक क्या वोल्टेज क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। अब किसी को बहुत ज्यादा मेजर करानी है मान लो, अब मान लो मुझे मेजर करानी है 4000 वोल्ट मेजर करानी, 4000 वोल्ट मेजर कराना, 4000 वोल्ट मेजर कराना है तो भी कर सकते हैं हम। तो मैं एक ऐसा वो वोल्ट मीटर चाहता हूं जो 0 वोल्ट से कितना मेजर कर सके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना मैक्सिमम कितना मेजर कर सके, 4000 वोल्ट मेजर कर सके। तो वोल्टेज कितनी लेंगे बेटा, वोल्टेज तो हो गई 4000 वोल्ट, करंट तो गैलोमीटर में से उतना ही जा सकता है क्योंकि इससे ज्यादा जा नहीं सकता, वो टॉलरेट नहीं कर सकता, कॉइल बर्न कर जाएगी। ये मैक्सिमम करंट होता है जो गैलोमीटर में से फ्लो कर सकता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। कितना हो जाएगा बेटा, 0.1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, और कितना रेजिस्टेंस है गैलोमीटर का, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, वो तो बदलेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट है। दो चीज नहीं बदलेगी, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, वो तो कांस्टेंट होता है क्योंकि कॉइल के नंबर ऑफ टर्न फिक्स होते हैं तो वो सेम रहेगा, और गैलोमीटर का करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए चेंज नहीं होगा। बस हम अलग अलग वोल्टेज के लिए ये वाला रेजिस्टेंस बदल के, कौन सा
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बदल के उसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। किसकी रेंज बढ़ा सकते हैं? वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। पहले रेंज कितनी थी? पहले वो मैक्सिमम 40 वोल्ट मेजर कर सकता था। तब कितना रेजिस्टेंस लगाना था हमें? 392 ओम। अब मैं 4000 वोल्ट उसकी रेंज बढ़ा दी मैंने, उसकी रेंज। तो क्या है, वैल्यू डाल दी सबकी। मैंने किसकी वैल्यू डाल दी? मैंने वी की वैल्यू डाल दी, मैंने आईजी की वैल्यू डाल दी, और मैंने किसकी वैल्यू डाल दी? मैंने आरजी की डाल दी। आरजी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 8 है, गैलोमीटर में करंट 0.1 है, और कितने वोल्ट अब मेजर करना है मुझे? 4000 वोल्ट मेजर करना है। हटा दो, कितना हो जाएगा बताइए? 40,000 हो गया। 40,000 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 399 कितना हो गया? 92 ये आ गया आपका। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा? 39992 ये आ गया आपका। ठीक है, तो 39,992 39,992 कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा दो इसके किसमें? सीरीज में 39992 लगा दिया। ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? इतने ओम का लगा दो तो ये इतने 40,000 वोल्ट भी मेजर कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा होता है? एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगा होता है? हाई रेजिस्टेंस लगा होता है, ताकि, और वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं जहां जिसके अक्रॉस वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ताकि ये मिनिमम करंट मेजर कर सके। आइडियल वोल्ट मीटर वो होगा जो करंट विड्रॉ ही ना करे। यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, वो वोल्ट मीटर में बदल गया, और वोल्ट मीटर को सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि वो सर्किट में से मिनिमम करंट विड्रॉ करे डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए। लेकिन आपको पता है बिना करंट लिए तो डिफ्लेक्शन दिखा नहीं सकता, क्योंकि करंट तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कम ज्यादा। तो कम से कम करंट ले डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, तो आइडियल तो हो ही नहीं सकता। आइडियल में तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए वोल्ट मीटर का, और वो करंट ही ना ले। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, करंट लेना सर्किट से और डिफ्लेक्शन दिखा दे, रीडिंग आ जाए, और करंट नहीं लेने के लिए उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं, यानी आइडियल वोल्ट मीटर नहीं हो सकता। बस हाई रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आया बेटा सबको समझ? अरे नालायक, यस सर। ठीक है, अगली क्लास में अब देखो, ये तो हो गया पूरा गैल्वेनोमीटर। मैंने एक बार फिर से जानबूझ के बता दिया था मैंने, जो भी उसमें सेंसिटिविटी और वो जो भी टेक्निकल बातें थी, और इसमें थ्योरी में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना बता दिया। अभी एक एमीटर रह गया, इसमें साइक्लोट्रॉन रह गया है, एक दो टॉपिक हो रहे हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा है तो हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, तुम पढ़ लेना, क्लास एंड करते हैं।